गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को पढ़ेंगे, जिसमें तीसरा जनसंख्या संसाधन प्रदेश जो समस्या जनसंख्या संसाधन प्रदेश था उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जनसंख्या संसाधन प्रदेशों की संपूर्ण सारणी और भारत के नक्शे में उसका अध्ययन करेंगे। आज ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कॉलेज में इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी समस्या है, इस वजह से लाइट्स नहीं आ रही, इस वजह से हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए, ये वीडियो भी हमारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपके लिए लिखने के लिए काफ़ी कुछ इसमें मिलने वाला है। तो देखिए, शुरू करते हैं। जनसंख्या संसाधन प्रदेश जो होता है वो हमने देखा था कि 3 भागों में उसको बांटा है पी सेन गुप्ता ने। वो पी सेन गुप्ता के अनुसार ही हम इसके अध्ययन कर रहे हैं। पहला हमने देख लिया था जो गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश था, दूसरा हमने देखा था आशावान जनसंख्या संसाधन प्रदेश, और तीसरा है समस्या जनसंख्या संसाधन प्रदेश, डिप्रेस्ड पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन। समस्या प्रदेश वे प्रदेश है जो कम से कम अपने निकट भविष्य में तो विकसित होने की संभावना कम ही रखते हैं। इनमें से कुछ तो जनाधिक्य से प्रभावित है। जनाधिक्य मतलब ओवर पॉपुलेशन, क्षेत्रफल से अधिक जनसंख्या, जो संपृक्त बिंदु को प्राप्त कर चुके हैं। संपृक्त बिंदु किसको कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि एक हद होती है जनसंख्या की, जितना क्षेत्रफल जहाँ का होता है उस क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या आ सकती है, उस जनसंख्या के बिंदु को संपृक्त बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि उससे ज़्यादा हो चुके हैं जनसंख्या वहाँ पर। कुछ प्रदेशों में प्राकृतिक संसाधन आधार बहुत कम है, और कुछ प्रदेश ऐसे हैं इन जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में जहाँ जनसंख्या नहीं है, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, जैसे कि भारत का मरुस्थल। कुछ प्रदेश कुशल श्रमिकों के अभाव, अर्ध विकसित यातायात सुविधा, दुरूह वातावरण के कारण अपने प्राकृतिक संसाधनों के अनार्थिक उपयोग का सामना करना पड़ा। ये सारी जो है समस्याएं इन प्रदेशों के साथ साथ है। कुछ में कुशल श्रमिक नहीं है, किसी में यातायात की सुविधा नहीं है, और किसी में क्या है, बहुत प्रतिकूल वातावरण पाया जाता है। इस वजह से समस्या संसाधन प्रदेशों को, यानी कि इन प्रदेशों को 9 भागों में बांटा गया है। 5-5 हमने देख लिया था उनमें। तो 9 भागों में कौन कौन से बांटा गया है देखिए। 9 उप प्रदेशों में पहला इसने बांटा है मध्य पूर्वी गंगा का मैदान। मध्य पूर्वी हमने उच्च गंगा का मैदान वाला देखा था। उच्च गंगा के मैदान के अंदर हमने गंगा और यमुना और पंजाब वाला क्षेत्र देखा था, वो विकसित यानी कि गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश में था। उसके बाद जो बीच वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का आधिक्य है, यूपी वाला क्षेत्र है मध्य पूर्वी गंगा का मैदान। उड़ीसा का तट है, यहाँ भी जनसंख्या संसाधन प्रदेश के मामले में ये समस्याग्रस्त प्रदेश है, क्योंकि यहाँ दलदली भूमि पाई जाती है अधिकतर। उड़ीसा का तट जो है, उड़ीसा के तट में खनिज संसाधन भी नहीं पाए जाते। केरल का तट है, केरल के तट में भी ऐसा ही है कुछ। लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीन देवी द्वीप समूह, वहाँ भी जो है संसाधन तो मौजूद है प्राकृतिक, लेकिन उनका विदोहन पर्याप्त रूप में नहीं हो पाता समस्या संसाधन प्रदेश में। पी सेन गुप्ता ने रखा है। उत्तरी पूर्वी कर्नाटक का पठार, ये भी एक पठारी प्रदेश है जो बेकार रहा है। यहाँ ना तो खनिजों का उत्पादन होता है, ना ही जनसंख्या आधिक्य यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, मराठवाड़ा, कोंकण तट, ये वाला क्षेत्र मराठवाड़ा कोंकण तट, ये कहाँ है? गोवा के पास है, ठीक है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा तट। इसके अलावा कच्छ का प्रायद्वीप आपको मालूम है, दलदली क्षेत्र है। राजस्थान का मरुस्थल, यहाँ भी आपको मालूम है। ये वर्तमान में तो जो क्षेत्र इन्होंने बदलाए हैं, वर्तमान में हो सकता है यहाँ पर विकास हुआ हो, लेकिन इन्होंने कब किया था अपना, ये कब दिया था सिद्धांत? 1958 में इन्होंने बांटा था, तो ये उस ज़माने की बात है, ठीक है। 1958 में इन्होंने बांटा था इसको, तो ये उस समय की बात है, इसलिए हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ और चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ों में क्या है गुरुजी, उन चीज़ों को भी हमको बताइए। तो देखिए, इसके बाद अगली बात देखते हैं हम। अगली बात देखते हैं तो उसमें हमको क्या पता चलता है, देखिए। इसके बाद कच्छ और प्रायद्वीप के बाद, कच्छ प्रायद्वीप के बाद राजस्थान वाला जो हिस्सा है, इसके बाद उत्तरी पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वाला भाग उत्तरी पश्चिमी, ये भी इन्होंने समस्याग्रस्त प्रदेश माना है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी प्राकृतिक आपदाएं होती रहती है।
साथ ही ये प्रदेश जनसंख्या के मामले में, साथ ही संसाधनों के मामले में भी गरीब है। पूर्वी पहाड़ियाँ और पठार। पूर्वी पहाड़ियाँ बोले तो भारत का जो ये वाला जो हिस्सा है, आपने देखा होगा, ये वाला हिस्सा भारत का, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और कुछ बताया इन्होंने। वास्तव में ये सभी जनसंख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सभी संसाधन प्रदेश जो है अनेक भौतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समस्याओं से ग्रस्त है, पिछड़े हुए हैं, विलग है। विलग बोले तो उनसे अलग हो गए हैं। इनकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जैसे भारत का पश्चिमी मरुस्थल है वो अलग ही लगता है, ठीक है। इनकी अवस्थिति सुरक्षित और दुर्गम क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, सघन वनस्पति वाले भागों और जनजातीय क्षेत्रों में है। यही कारण है कि यदि कुछ क्षेत्रों में नगरीकरण हुआ भी है तो वहीं अन्य क्षेत्रों में अपराध, आवासीय असुविधा, प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या में तीव्र वृद्धि हुई है। इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र क्या है, समस्याग्रस्त प्रदेश है। अति विरल प्रदेशों में इन्होंने उत्तरी पश्चिमी हिमालय, पूर्वी पहाड़ियों और पठार देशों को शामिल किया है। इसके बाद देखते हैं हम डॉक्टर पीसेन कुमार जो गुप्ता है, पीसेन गुप्ता है, इन्होंने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को इस सारणी के माध्यम समझाया है, जिसमें यहाँ पर देखिए क्रम संख्या दे रखी है, इससे कोई मतलब नहीं हमको। संसाधन प्रदेश का नाम, जनांकी की विशेषता है, इसमें जनसंख्या घनत्व 1961 का दे रखा है और वृद्धि दर दे रखी है इसमें 1951 से 61। कब दिया था इन्होंने, याद रखना, 1958 में दिया था, ठीक है। ये तारीख यानी कि सन को आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम सामाजिक और आर्थिक विकास का स्तर बतलाया है इन्होंने। भूमि संसाधन को छोड़कर संसाधन संभाव्यता बताई। भूमि तो खैर सभी जगह होती है, इसके अलावा अन्य संसाधनों को इन्होंने बताया क्या क्या वहाँ पर पाए जाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या और नगरों की क्षमता बतलाई है। ग्रामीण जनसंख्या को औद्योगिक तथा नगरों की ओर भेजने की क्षमता, मतलब जो आकर्षित करने की क्षमता होती है शहरों की, वो कितने सालों तक है। 10 सालों के भीतर हो सकती है या अगले 10 सालों के बाद हो सकती है, बहुत दिनों में। ये सारी चीज़ें इन्होंने बतलाने की कोशिश की। तो सबसे पहले इन्होंने जो गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश, उसके 5 प्रदेश थे, उनको देखिए। पश्चिम बंगाल डेल्टा इन्होंने पहला बतलाया था। इसमें क्या बताया था इन्होंने, पश्चिम बंगाल डेल्टा में जनसंख्या घनत्व अति उच्च पाया जाता है, आप सभी को मालूम है। तो जनसंख्या वृद्धि दर भी उच्च है, सामाजिक आर्थिक विकास भी उच्च है। उच्च कितना है अभी हम देखेंगे, कितने से कितना माना है इन्होंने। भूमि संसाधन के अलावा यहाँ पे कोयला पाया जाता है, जल विद्युत है, जल विद्युत की संभावना है, वन और जल विद्युत की संभावना इन्होंने दामोदर नदी घाटी और 2-4 नदियाँ जो वहाँ छोटी मोटी बहती है, उन नदियों के आधार पर बताया था। उच्च, अगले 10 सालों में यहाँ पर जनसंख्या नगर की ओर जाने के लिए उच्च संभावनाएं बताई है, और बहुत दूर में निम्न बताई, यानी कि ये इन्होंने इसमें जितने भी आएंगे अधिकतर क्या आएंगे, ये वाले उच्च आएंगे, ध्यान रखना। दूसरा क्षेत्र इन्होंने जो बतलाया है वो कौन सा बतलाया है, देखिए। दूसरा क्षेत्र इन्होंने जो बतलाया है वो बताया लावा क्षेत्र। लावा क्षेत्र यानी कि जो लावा पठार है हमारा, दक्कन का पठार, वो वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, यहाँ भी जनसंख्या घनत्व उच्च है और वृद्धि दर भी उच्च है। साथ ही साथ सामाजिक विकास जो है, सामाजिक उसकी संभावनाएं भी यहाँ पर उच्च पाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर खनिज, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, वन संपदा, ये सब कुछ यहाँ पर उच्च मात्रा में पाई जाएगी। और यहाँ पर अगले 10 सालों में उच्च संभावना है, और उसके अगले 10 सालों में भी उच्च संभावना इन्होंने बतलाई। तमिलनाडु प्रदेश के बारे में भी इन्होंने क्या बतलाया, देखिए। ये वाला भी अति उच्च, यहाँ पर अति उच्च जनांकीय घनत्व बताया है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा बताया है, जबकि वृद्धि दर निम्न बताया, क्योंकि ये पढ़ा लिखा प्रदेश है। सामाजिक आर्थिक विकास भी उच्च बतलाया है। लिग्नाइट, लोहा, इस्क, चूना पत्थर वगैरह यहाँ पे संसाधन आने वाले ज़माने में अधिक बतलाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगले 10 सालों में उच्च संभावना बताइए, उससे अगले 10 सालों में, दूरगामी 10 सालों में निम्न बतलाइए। पंजाब का दोआब क्षेत्र है, ये भी देखिए, यहाँ भी अति उच्च है।
वृद्धि दर उच्च है, इसके साथ सामाजिक विकास भी उच्च है। यहाँ पर क्रोमाइट खनिजों की कमी पाई जाती है, ये बताया इन्होंने। खनिजों की कमी है, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने बताया ना आपको, कृषि संसाधन, कृषि आधारित उद्योग अच्छी मात्रा में। उच्च और निम्न बताया इन्होंने कि 10 सालों में उच्च है, अगले 10 सालों में निम्न बताया है। दक्षिणी पठारी प्रदेश, कर्नाटक का पठार, जैसा कि हमने आपको बताया था। कर्नाटक के पठार की बात करें तो यहाँ भी संभावना इन्होंने उच्च बतलाई है जनसंख्या घनत्व की, और वृद्धि दर भी उच्च बतलाई है 1961, 1950, 51, 61 के बीच में। सामाजिक और आर्थिक विकास का स्तर भी इन्होंने क्या बतलाया है, उच्च बताया है। यहाँ देखिए कर्नाटक के पठार में भारत में एकमात्र सोने की खान कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में कोलेरू सोने की खान है। लोहा, अयस्क, मैंगनीज, चूना पत्थर और हीरा यहाँ पर मिलता है। मध्यम बताई इन्होंने संभावना अगले 10 सालों में। उसके बाद कुछ 10 सालों में इन्होंने उच्च संभावनाएं बताई है, ठीक है। इसके बाद आशावान जनसंख्या संसाधन प्रदेश आते हैं, प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज रीजन। इसमें इन्होंने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को शामिल किया है पहला, जिसमें हमने बताया था आपको उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से शामिल है। निम्न इन्होंने जनसंख्या घनत्व बताया है, और मध्यम जनसंख्या वृद्धि बताई है, और वृद्धि दर, जिसमें निम्न इन्होंने विकास का स्तर बताया आने वाले सालों में। संसाधनों की संभाव्यता, कोयला, धातु, खनिज, लोहा, इस्पात, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है। इसमें निम्न और निम्न, यानी कि 10 सालों में निम्न और अगले 10 सालों में उसके बाद भी निम्न संभावनाएं इन्होंने व्यक्त की है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगले में देखिए आपको बतलाएं तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, गोदावरी बेसिन। कौन सा है, गोदावरी बेसिन इन्होंने बताया है। गोदावरी बेसिन के अंतर्गत हम बात कर लें, ये कौन सा प्रदेश है गोदावरी बेसिन के अंतर्गत। इसमें इन्होंने देखिए गोदावरी बेसिन B2 का मतलब है मध्यम जनसंख्या वाला जो प्रदेश है, उसमें आशावान जनसंख्या से प्रदेश है, उसमें दूसरा नंबर का है। यहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च है, वृद्धि दर मध्यम प्रकार की है, संभावनाएं ये भी मध्यम है। खनिज संसाधन ये देख लीजिए आप, लोहा, वन संसाधन वगैरह सब कुछ है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे निम्न, अति उच्च, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये 2-4 चीज़ें ही देखनी है, ठीक है। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, आने वाली संभावनाएं ये व्यक्त की है विद्वानों ने, जो देख सकते हैं हम। निम्न है किसी में उच्च है, किसी में निम्न है, किसी में उच्च है, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अरावली और मालवा के पठार वाली पहाड़ियाँ, जो राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाता है, मध्य प्रदेश वाला, इसमें निम्न घनत्व पाया जाता है, लेकिन मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है, और मध्यम ही विकास की संभावनाएं हैं यहाँ पर तांबा, जस्ता, चूना पत्थर आदि बतलाया है। गोवा समेत दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक का पठार, यहाँ भी निम्न बतलाया है इन्होंने घनत्व, और उच्च जनसंख्या वृद्धि बतलाई है, उच्च ही विकास के साधन बतलाए हैं इन्होंने। लोहा, मैंगनीज, चूना पत्थर, वन संसाधन, जल विद्युत वगैरह सब बतलाई है। ब्रह्मपुत्र घाटी अगला है। ब्रह्मपुत्र घाटी में उच्च घनत्व बतलाया है, साथ ही अति उच्च जनसंख्या वृद्धि दर बतलाई है। आपको मालूम है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान में भी कहाँ पाई जाती है, देखना नक्शे में कहाँ पाई जाती है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी राज्य ही आपको मिलेंगे, नागालैंड मिलेगा आपको, ठीक है। वन संपदा, जल विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम क्यों पाया जाता है, आसाम वाला क्षेत्र इसलिए। इसके बाद समस्या संसाधन प्रदेश है। समस्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत मध्य पूर्वी गंगा का मैदान है, उड़ीसा का तट है, केरल का तट है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय ये है। इसमें अति उच्च, यानी कि सभी में लगभग उच्च है जनसंख्या घनत्व, और निम्न से मध्यम क्या है इसमें जनसंख्या वृद्धि दर। केरल में केवल उच्च जनसंख्या वृद्धि दर इन्होंने बतलाया, जबकि ऐसा नहीं है वहाँ पर, ठीक है। उस ज़माने में होगा, वर्तमान में यहाँ पर कम जनसंख्या वृद्धि दर पाया, क्योंकि सबसे शिक्षित क्षेत्र है केरल। इसके बाद मध्यम, निम्न से उच्च, केरल में उच्च माना है, बाकी सब में इन्हें क्या माना है, निम्न संभावनाएं मानी है। मध्य पूर्वी गंगा के मैदान में अभाव है खनिजों का, क्योंकि ये जलोढ़ मैदानों से निक्षिप्त है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सागरीय संपदा यहाँ पर बताइए, जल विद्युत की संभावना केरल में बताइए। आपको याद है इडुक्की डैम है पेरियार नदी पर, इडुक्की डैम है जहाँ पर बाढ़ भी आया करती है, वहाँ पर जल विद्युत की पर्याप्त संभावना है, क्योंकि तट है वो कौन सा तट है देखिए,
मैंने बताया था आपको कगार भूमि है, तो इस वजह से सागरीय संसाधन वो जल विद्युत संसाधन आसानी से वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर शून्य है, ये जो लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप है यहाँ पर शून्य संसाधन प्रदेश है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, कुछ और बाकी है उनको भी हम देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसमें देखिए उत्तरी पूर्वी कर्नाटक रायलसीमा का पठारी बताया मैंने आपको, दक्षिणी जो हमारा हिस्सा है भारत का पश्चिमी तट मराठवाड़ा के नीचे गुजरात के नीचे वो वाला क्षेत्र है। और इसमें आंध्र प्रदेश का रायलसीमा तट भी शामिल है, बस थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का रायलसीमा तट है। यहाँ निम्न जनसंख्या घनत्व है और निम्न ही वृद्धि दर है, निम्न ही संभावनाएं हैं। चूना पत्थर अब्बक ये वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पर। कच्छ सहित राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल यहाँ पर अति निम्न जनसंख्या है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है, निम्न संभावनाएं हैं। पत्थर और नमक यहाँ पर पाया जाता है। आपको मालूम है सांबर झील लवणकरणशील नमक उत्पादन करने वाली झीलें हैं कुछ, इस वजह से नमक यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा पूर्वी पहाड़ियाँ और पठार इन्होंने बतलाया है, इसमें आसाम वगैरह का क्षेत्र आता है, अरुणाचल वगैरह का क्षेत्र आता है। निम्न और जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर यहीं पर है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अति निम्न अति उच्च, यानी कि जनसंख्या घनत्व तो निम्न है, घनत्व यहाँ पर उच्च केवल उत्तरी पश्चिमी हिमालय में। अति उच्च क्या है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर है, उच्च संभावनाएं मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन वन और सागरीय संपदा ही केवल यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ अब है, ये संकेत दिखाई दे रहे हैं आपको, इन संकेतों के माध्यम से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए अति उच्च का मतलब क्या है, 201 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उच्च से मतलब है 100 से 200, निम्न से क्या मतलब है 51 से 100, और अति निम्न से क्या मतलब है 50 से कम। तो इस सारणी के माध्यम से आप ऊपर समझ सकते हो। जनसंख्या वृद्धि दर में अति उच्च 33 से ऊपर, उच्च का मतलब 25 से 33, मध्यम का मतलब 17 से 25, निम्न का मतलब 9 से 17 और अति निम्न 9 से कम। आपको मालूम है वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.6%। ठीक है, 17.6% है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो भारत मध्यम गति से जनसंख्या वृद्धि दर, इसलिए भारत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत तीसरे समूह में आता था। ठीक है, मालूम होना चाहिए आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नक्शे के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसको ये भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में जितने भी जनसंख्या संसाधन प्रदेश है उनको ए, बी और सी के माध्यम से बतलाया गया है। ए का मतलब गतिशील वाला है पहला, बी का मतलब मध्यम वाला है, सी का मतलब समस्या वाला है। ठीक है, समझ जाना आप। 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबरिंग पहले की गई थी, उन्हीं नंबरिंग के आधार पर हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने जो ये एन ए का मतलब एन ए ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इनके पास आंकड़े नहीं हैं, आंकड़े यहाँ पर नहीं हैं, तो इसको इन्होंने कोई भी बात इसके बारे में इन्होंने नहीं बतलाई है। इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं इसमें A1 प्रदेश कहाँ है। A1 प्रदेश कहाँ होना चाहिए, बिहार वाला बंगाल डेल्टा बताया था इन्होंने, गंगा नदी का डेल्टा बिहार वाला क्षेत्र। देखिए A1 यहाँ है। ठीक है, ये वाला A1 प्रदेश है, यानी कि पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। A2 कहाँ है, A2 कौन सा बताया था इन्होंने, A2 बताया था ये गुजरात वाला क्षेत्र। देखिए ये इतना क्षेत्र है, ये जो ब्लैक चौकोर लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये A2 वाला क्षेत्र, ये A1 वाला क्षेत्र, यहाँ से लेकर के और ये पूरा बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद A3 वाला क्षेत्र कौन सा है, देखिए A3 वाला इन्होंने तमिलनाडु वाला क्षेत्र बताया था, तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र देखिए A3 वाला क्षेत्र ये है। A3 वाला क्षेत्र कौन सा है भाई, A3 वाला क्षेत्र ये रहा। ठीक है, ये A3 वाला क्षेत्र ये रहा। इसके बाद A4 वाला क्षेत्र कौन सा है, A4 वाला क्षेत्र इन्होंने कौन सा बताया था, A4 वाला क्षेत्र इन्होंने बताया था ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ चलते हैं, ये देखिए A4 वाला क्षेत्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पंजाब और गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, दोआब क्षेत्र। इसके बाद A5 वाला क्षेत्र इन्होंने बताया था दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक वाला क्षेत्र। हो गया, ये 5 प्रदेश इन्होंने बाने हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया नीचे वाला, चौथा ये और पांचवा ये। तो 5 गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश ये है। इसके बाद अगले 5 कौन से हैं गुरुजी, अगले 5 भी बताओ। तो अगले 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश देखिए ये है
अगले 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश जो मध्यम जनसंख्या संसाधन प्रदेश थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो उनको बताया है बी के माध्यम से, ठीक है, बी आशावान जनसंख्या संसाधन प्रदेश, ठीक है। ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, आशावान जनसंख्या संसाधन प्रदेश इस तरीके का, ये देखना है आपको। ये देखना है तो हम B1 सबसे पहले देखेंगे। B1 में इन्होंने क्या बताया था, ये वाला क्षेत्र देखिए। B1 में कौन सा वाला क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है दक्षिणी, इन्होंने बताया था उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र इन्होंने बताया था। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत देखिए मध्य प्रदेश आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, ओडिशा आ रहा है, साथ ही साथ बिहार का कुछ क्षेत्र भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश भी कुछ आ रहा है इसमें। B2 के अंतर्गत इन्होंने क्या बतलाया, देखिए B2 के अंतर्गत इसके बाद जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है वो वाला है, ठीक है। इसके बाद B3 में इन्होंने क्या बतलाया है, B3 में ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा क्षेत्र है बोलो, अरावली और मालवा का पठार वाला क्षेत्र। B4 के अंतर्गत इन्होंने बताया है पश्चिमी जो है कर्नाटक वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है। इसके बाद B5 देखिए, B5 के अंतर्गत कौन सा है, B5 वाला क्षेत्र कहाँ है, देखिए ये ब्रह्मपुत्र की घाटी, ये दिखाई दे रहा होगा आपको B5 वाला क्षेत्र। इस तरीके का नक्शा आपको बनाना है भाई, ठीक है। मैं अब जब कॉपियाँ आपकी दिखाई देगी मुझे तो मैं आपकी कॉपियाँ चेक करूँगा, ठीक है, कॉपियाँ मैं आपकी चेक करूँगा, ध्यान रखना, कॉपियाँ मैं आपकी चेक करूँगा, इसलिए आपको ये बनाना मस्ट है, ज़रूरी है बनाना। तो ये 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश थे आशावान के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगले जो 9 हैं, जो सी के अंतर्गत बताया है इन्होंने, देखिए समस्या संसाधन प्रदेश है सी, ये वाला जो 7 बताए इन्होंने, कौन कौन से 7 है वो देख लेते हैं अब हम। देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए 7 जनसंख्या संसाधन प्रदेश जो इन्होंने बतलाया है वो देखिए आप, जो समस्या संसाधन प्रदेश है इसके अंतर्गत पहला कौन सा है, देखिए ये वाला मध्य गंगा का मैदान बताया था इन्होंने। दूसरा जनसंख्या संसाधन प्रदेश C2 कौन सा है, देखिए उड़ीसा का तट। तीसरा कौन सा बताया था इन्होंने, केरल का तट बताया था, तो केरल का तट ये रहा। चौथा कौन सा बताया था गुरुजी, चौथा बताया था लक्षद्वीप वाला, ये रहा। पांचवा कौन सा बताया था गुरुजी, पांचवा बताया था आपको ये कर्नाटक रायलसीमा मराठवाड़ा वाला क्षेत्र, ये वाला आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र आ गया, कर्नाटक वाला क्षेत्र आ गया इसमें, और मराठवाड़ा क्षेत्र भी आ गया इसमें महाराष्ट्र का। फिर उसके बाद C6 बताया था ये कच्छ का मैदान पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र। 7वां C7 वाला क्षेत्र कौन सा बताया था, C7 वाला क्षेत्र आपको कौन सा बताया था हमने, बताओ। C7 वाला क्षेत्र जो है वो बताया था मैंने आपको ऊपर की तरफ, जो हिमाचल वाला क्षेत्र था, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये C7 वाला क्षेत्र, ये दिख रहा होगा आपको C7 वाला क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र। इसके बाद C8 वाला क्षेत्र इसने बताया था आपको उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ पठारिया क्षेत्र, ये दिखाई दे रहा है आपको C8 वाला। और C9 वाला इसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरीके से आपको ये P सेन गुप्ता के अनुसार, किसका था ये, P सेन गुप्ता, ठीक है, P सेन गुप्ता के अनुसार ये वर्गीकरण था भारत की जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का। उम्मीद है आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।